जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद को। और इससे पहले वाली जो आपके लिए क्लास बनाई गई थी प्रयोगवाद पर, उसमें आपको प्रयोगवाद के बारे में जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी वो जानकारी आपको दे दी गई थी। आज हम बात करेंगे प्रयोगवादी कवियों के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अज्ञेय को। लेकिन अज्ञेय को पढ़ें उससे पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं प्रयोगवादी कवियों पे कि कौन कौन से प्रयोगवादी कवि हैं और उनका जन्म कब हुआ। कई बार आपसे ये प्रश्न कर लिया जाता है कि आपको जो है प्रयोगवादी कवि दे दिए जाते हैं और प्रयोगवादी कवियों का आपसे कह दिया जाता है कि इन कवियों को जन्म काल के अनुसार सही क्रम से लगाइए। तो मैंने आपके लिए सारे प्रयोगवादी कवि एक साथ दे दिए हैं। आप इनको देख के इनके जन्म काल के अनुसार इनको याद कर सकते हैं। जैसे अज्ञेय का जो जन्म होता है वो 1911 में होता है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में। 1917 में प्रभाकर माचवे का। गिरिजा कुमार माथुर का 1919 में। लक्ष्मीकांत वर्मा का 1922 में। धर्मवीर भारती का 1926 में। कुंवर नारायण का 1927 में। श्रीकांत वर्मा का 1931 में। धूमिल का 1936 में। शमशेर बहादुर का 1911 में और गजानन माधव मुक्तिबोध का 1917 में। भरत भूषण अग्रवाल का 1919 में। नरेश मेहता का 1922 में। विजय देव नारायण शाही का 1924 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1927 में और रघुवीर सहाय का 1929 में। केदारनाथ अग्रवाल का 1934 में। तो ये जो है प्रयोगवादी कवि थे। आज हम किस प्रयोगवादी कवि की बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे अज्ञेय। अज्ञेय के बारे में आज हम लोग अज्ञेय से संबंधित संपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अज्ञेय के बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य, अज्ञेय की सारी विधाएं, उसमें उपन्यास भी हैं, डायरी भी हैं और निबंध भी हैं, नाटक भी हैं और अज्ञेय की काव्यात्मक रचनाएं भी हैं। यानी अज्ञेय के बारे में जो जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। बहुत ही गहराई के साथ आपके लिए क्लास बनाई गई है। अगर ये क्लास आप पूरी देख लेते हैं और क्लास को देखने के बाद इसके नोट्स बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अज्ञेय के बारे में आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत बचती है। तो आज हम अपनी क्लास में शुरू करते हैं हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो 1911 में हुआ था और तारीख थी 7 मार्च। और अज्ञेय का जो स्वर्गवास हुआ वो 1987 में हुआ और उस दिन तारीख थी 4 अप्रैल। अज्ञेय का जो जन्म स्थान था वो देवरिया था और इनके गांव का नाम कसिया था। बात समझ में आ गई? देवरिया के कसिया गांव में इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे अज्ञेय के उपनामों के बारे में। तो अज्ञेय का एक नाम जो बचपन का नाम था सच्चा, अज्ञेय का ये भी एक उपनाम है और ये जो है अज्ञेय के बचपन का नाम है। ये जो है अज्ञेय के बचपन का नाम है सच्चा। तो ये एक इनका उपनाम हो गया। उसके बाद अज्ञेय भी इनका उपनाम है। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी ये है कि जब अज्ञेय बम बनाने के अपराध में जेल में थे उस समय ये अपनी जो है कविताएं जैनेंद्र को भेजा करते थे। लेकिन जैनेंद्र को जब ये अपनी कविताएं भेजते थे तो अपना नाम नहीं भेजते थे। उनसे सिर्फ ये प्रतिक्रिया मांगते थे कि आप मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी कविताएं आपको कैसी लगी। तो जैनेंद्र लिख के भेज देते थे कि आपकी कविताएं अच्छी हैं। एक बार अज्ञेय ने कहा अगर मेरी कविताएं अच्छी हैं तो इनको छपवा दीजिए। तो अज्ञेय ने कहा बिल्कुल, जैनेंद्र ने कहा बिल्कुल छप जाएंगी। लेकिन अज्ञेय ने नाम अपना फिर भी नहीं दिया। तो फिर जैनेंद्र ने जो है वो रचनाएं प्रेमचंद को दे दी और प्रेमचंद ने जो है उन रचनाओं को जो है अज्ञेय नाम से छपवा दिया। तो ये जो है अज्ञेय नाम की इनकी कहानी है। फिर जो है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो अगर बात करें कि जो है अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया तो ये जो है जैनेंद्र और प्रेमचंद ने जो है मिलकर इनको नाम दिया। प्रेमचंद्र ने जो है मिलकर इनको नाम अज्ञेय दिया। तो बात समझ में आई इनका अज्ञेय नाम कैसे पड़ा। रामचंद्र शुक्ल जो है इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहते हैं। इनकी जो है गद्य की
कलिष्टता की वजह से जो है, इनके गद्य में कठिन शब्दों के प्रयोग की वजह से इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। और कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल कठिन जो है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो जो है वो केशव को कहते हैं। अब बात करेंगे, इनको जो है आधुनिक कवियों का भारतेंदु भी कहा जाता है। इनको आधुनिक कवियों का भारतेंदु भी कहा जाता है। जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना पूरा एक मंडल तैयार करके जो है, अपनी एक पूरी टीम बना के जो है साहित्य के क्षेत्र में उसको उतारा, सेम उसी तरीके से अज्ञेय ने भी यही काम किया। अपना पूरा एक मंडल बना के जो अपना, जैसे जो तार सप्तक में 7 कवि हैं, वो एक तरीके से अज्ञेय की पूरी टीम है। उसी तरीके से जैसे जो है भारतेंदु युग में भारतेंदु ने काम किया, अज्ञेय ने अपने समय में सेम उसी तरीके से काम किया। इसीलिए अज्ञेय को आधुनिक कविता का भारतेंदु भी कहा जाता है। इनको नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है और इनको बौद्धिकता का भी कवि कहा जाता है। बौद्धिकता तो जो है एक तरीके से प्रयोगवाद की बहुत बड़ी विशेषता है। तो प्रयोगवाद में जितने कवि सम्मिलित हैं वो सारे के सारे जो है बौद्धिकता के कवि ही हैं। परंपरा का भंजक कवि इनको कहा जाता है। अज्ञेय को परंपरा का भंजक भी कवि कहा जाता है। इसका एक उदाहरण आप यहाँ से ले सकते हैं। अज्ञेय ने किस तरीके से जो है परंपराओं को छोड़ा। बहुत सारी परंपराओं को छोड़ दीजिए, अज्ञेय ने यहाँ तक जो पहले से उपमान चल रहे थे वो भी नहीं लिए। अज्ञेय ने जो है अपनी प्रेमिका को चांद कहना नहीं स्वीकृत किया। अज्ञेय ने अपनी प्रेमिका को जो है कली या जो है गुलाब का फूल कहना नहीं स्वीकृत किया। अज्ञेय ने उसके लिए नए प्रतिमान गढ़े। जैसे हम लोग जानते भी हैं, अज्ञेय ने जो नए प्रतिमान गढ़े थे वो कौन कौन से थे? कलगी बाजरे की थी और जो है वो बिछली घास थी। तो अज्ञेय ने इस तरीके से परंपराएं तोड़ी, नई चीज़ों पे जो है काम किया। इसीलिए इनको परंपरा का भंजक कवि भी कहा जाता है। अज्ञेय को वेस्ट चेतना का भी कवि कहा जाता है और अज्ञेय को अहम का भी कवि कहा जाता है। ये नाम अज्ञेय का विशेष है। कुट्टी चातन ये इस नाम से ललित निबंध लिखा करते थे। अज्ञेय इस नाम से ललित निबंध लिखा करते थे और इस नाम से अज्ञेय का एक जो है निबंध संग्रह है सबरंग। अज्ञेय का एक निबंध संग्रह सबरंग। इसमें जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित निबंध हैं। इनको जो है अज्ञेय कुट्टी चातन के नाम से लिखा करते थे। अज्ञेय को 20वीं सदी का बाणभट्ट भी कहा जाता है। और ये नाम अज्ञेय को किसने दिया? ये नाम अज्ञेय को हजारी प्रसाद ने दिया। ये नाम अज्ञेय को हजारी प्रसाद ने दिया। तो ये हो गए अज्ञेय के उपनाम। अब हम बात करते हैं आगे अज्ञेय के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अज्ञेय के जो है विस्तृत रचना संसार के बारे में। तो रचना संसार के बारे में हम लोग सबसे पहले जो है इनकी जो है काव्यात्मक रचनाएं देखेंगे, इनके काव्य संकलन देखेंगे। तो इनका जो पहला काव्य संकलन है वो 1933 में आता है, जिसका नाम है भग्नदूत। और भग्नदूत में प्रकृति प्रेम और ईश्वर की अवधारणा से संबंधित जो है इसमें रचनाएं हैं। उसके बाद अज्ञेय का जो दूसरा काव्य संग्रह है वो 1942 में आता है। फिर अज्ञेय का जो है अगला काव्य संग्रह 1946 में इत्तेलम। फिर हरी घास पर क्षणभर, ये अज्ञेय का जो है काव्य संग्रह प्रमुख है। जो अज्ञेय का पहला प्रमुख काव्य संकलन आता है वो 1949 में आता है और ये अज्ञेय की पहली प्रौढ़ रचना है। कौन सी? हरी घास पर क्षणभर 1949। उसके बाद बावरा अहेरी 1954। उसके बाद इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957। उसके बाद अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। उसके बाद अज्ञेय की एक और बेहद प्रमुख रचना आती है आंगन के पार द्वार। कौन सी रचना? आंगन के पार द्वार। 1961 में अज्ञेय ने इसको लिखा था और इसको फिर उसके 3 साल बाद 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद पूर्वा इनकी 1965 में है। सुनहरे सैवाल इनकी 1966 में है। उसके बाद 1967 में फिर अज्ञेय की एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रमुख और जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली रचना आती है 1967 में, कितनी नावों में कितनी बार, जिस पे जो है 1900
97 में 1997 में अज्ञेय को इस पे क्या मिला था, ज्ञानपीठ मिला था। बात समझ में आ गई, इस पे अज्ञेय को क्या मिला था, ज्ञानपीठ मिला था। उसके बाद 1968 में अज्ञेय की है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। 1970 में जो है इनकी है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और 1970 में ही है सागर मुद्रा। 1977 में है महावृक्ष के नीचे। 1981 में है नदी की बाग छाया पर, नदी की बाग छाया पर। और फिर 1986 में अज्ञेय की रचना है ऐसा कोई घर आपने देखा क्या। तो ये जो है अज्ञेय के काव्य संकलन हो गए। बात समझ में आई। तो ये जो है आपको जो है याद रखनी चाहिए, जिसमें आंगन के पार द्वार आपको याद रखना चाहिए। इसके लिए अज्ञेय को जो है क्या दिया गया, साहित्य अकादमी दिया गया। कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेय को जो है क्या दिया गया, ज्ञानपीठ दिया गया। एक चीज जो है अज्ञेय के बारे में हम और देख लेते हैं। इनकी जो ये रचना है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के 3 भाग हैं। आंगन के पार द्वार के 3 भाग हैं। इसका जो पहला भाग है वो अंतःसलिला है, पहला भाग है अंतःसलिला। और इसका जो दूसरा भाग है वो है चक्रांत सलिला। इसका जो दूसरा भाग है वो है चक्रांत सलिला। और इसका जो तीसरा भाग है वो है असाध्य वीणा। इसका तीसरा भाग कौन सा है, असाध्य वीणा। तो ये हो गए अज्ञेय के काव्य संकलन। अब हम बात करेंगे आगे अज्ञेय पे। अब हम बात कर लेते हैं अज्ञेय के उपन्यासों की, कि अज्ञेय ने कौन कौन से उपन्यास लिखे और कब कब लिखे, कौन से उपन्यास में क्या है। अज्ञेय का जो पहला उपन्यास आता है वो एक शेखर एक जीवनी है। अज्ञेय का पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी है, जिसके 2 भाग प्रकाशित होते हैं। पहला भाग 1941 में और दूसरा भाग 1949 में। बात समझ में आई। अज्ञेय का पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी, और प्रथम खंड इसका 1941 में, द्वितीय खंड इसका 1949 में। उसके बाद अज्ञेय का दूसरा उपन्यास आता है 1951 में। दूसरा उपन्यास कब आता है, 1951 में, नदी के दीप। उसके बाद अगला इनका अज्ञेय का तीसरा और आखिरी उपन्यास आता है 1961 में, अपने अपने अजनबी। बात समझ में आई। अज्ञेय के 3 उपन्यास हैं। कौन कौन से अज्ञेय के 3 उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। 3 ही उपन्यास हैं। पहले के 2 भाग किए गए 1941 1949, नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961 में। तो ये 3 ही अज्ञेय के उपन्यास हमको याद करने हैं। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो रोमा रोला के जा क्रिस्ताफ का, शेखर एक जीवनी उपन्यास पर रोमा रोला का एक उपन्यास है जा क्रिस्ताफ, इसका जो है स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद ये जो उपन्यास है नदी के द्वीप, ये उपन्यास जो है नदी के द्वीप मध्यम वर्गीय कुंठित जीवन के प्रतीक के रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की गई है। इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं, भुवन, रेखा, चंद्रमाधव, गौरा। अब इसके बारे में क्या कहा गया है देख लेते हैं। देखिए द्वीप क्या होता है, जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी है, ये जो है नदी बह रही है। नदी के बीच में जो है इतना जो है माटी का टीला छूट जाता है। ये माटी का टीला छूट जा रहा है, इधर से पूरी नदी बह रही है, इधर से पूरी नदी बह रही है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वीप। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्वीप। अच्छा, जिसके चारों तरफ से पानी बहता है उसको क्या कहते हैं, द्वीप। और जिसके 3 तरफ से पानी बहता है उसको कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे अपना भारत जो है कुछ कुछ इस तरीके से है। तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इसीलिए भारत का जो ये भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीपी भारत कहलाता है। अब नदी के द्वीप में जो ये बात कही गई, इसमें क्या कहा गया, इसमें पहली चीज ये जो उपन्यास है ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। ये उपन्यास इनका प्रतीकात्मक उपन्यास है, और इसमें जो है मध्यम वर्गीय कुंठित जीवन के प्रतीक के रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की गई है। देखिए ये जो द्वीप है ये जो है क्या है, मध्यम वर्गीय जीवन है। ये जो है ये मध्यम वर्गीय जीवन है।
जो कि मुख्य धारा से बिल्कुल कटा हुआ है। ये इस उपन्यास का प्रतीक है। ये जो द्वीप है ये मध्यम वर्गीय लोगों का कुंठित जीवन है, जो कि नदी की जो है मुख्य धारा से कटा हुआ है। ये जो है इस उपन्यास में बताया गया है और ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। उसके बाद ये जो अपने अपने अजनबी है, ये जो है अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित उपन्यास है और इसका जो विषय है वो मृत्यु से साक्षात्कार है। नदी के द्वीप के 4 पात्र जो प्रमुख हैं वो जो है भुवन है, रेखा है, चंद्रमाधव है और गौरा है। तो ये अज्ञेय के 3 उपन्यास थे जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे अज्ञेय की कहानियों के बारे में। तो अज्ञेय का जो पहला कहानी संग्रह है वो है विपद्धिका और कब आता है 1937 में। अगला इनका कहानी संग्रह है परंपरा 1944 में। उसके बाद इनका अगला कहानी संग्रह है कोठरी की बात 1945 में। शरणार्थी है 1948 में। जयदोल है 1951 में। ये तेरे प्रतिरूप है 1961 में। कणिया 1971 में। अमर बल्लरी 1954 में। तो ये जो है अज्ञेय के कहानी संग्रह हो गए। बात समझ में आई। अज्ञेय ने 2 जो है यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। पहला है अरे यायावर रहेगा याद। इसमें जो है अज्ञेय ने भारत देश की जो यात्राएं की, इसमें जो है अज्ञेय ने जो भारत की यात्राएं की या फिर कह सकते हैं जो स्वदेश की यात्राएं की उसका वर्णन किया गया है। और ये जो है एक बूंद जो सहसा उछली 1960 में लिखा अज्ञेय ने, इसमें विदेशी यात्राओं का चित्रण इन्होंने किया है। विदेशी यात्राओं के बारे में इन्होंने लिखा है। बात समझ में आई। ये जो अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, इसमें भारत की यात्राओं के बारे में याद रखने का आसान तरीका है। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली और बूंद उछल के कहाँ गिरी, विदेश में जाके गिरी। तो एक बूंद सहसा उछली 1960 में आता है और इसमें विदेशी यात्राओं के बारे में अज्ञेय ने लिखा है। उसके बाद अज्ञेय ने एक नाटक भी लिखा है जो अशोक के जीवन से संबंधित है। ये किस पे जो है नाटक लिखा गया, अशोक के जीवन से संबंधित नाटक लिखा गया और ये गीत नाट्य है। और ये कब लिखा गया, 1967 में अज्ञेय के द्वारा लिखा गया। अज्ञेय के जो निबंध हैं उसमें त्रिशंकु है, सबरंग है, इसमें जो है अज्ञेय की क्रांतिकारी रचनाएं हैं और इसी को जो है अज्ञेय कुट्टी चातन नाम से लिखते थे। फिर उसके बाद आत्मनेपद है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, और उसके बाद हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य हो गया। उसके बाद सबरंग और कुछ राग, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, संवत्सर, कहाँ है द्वारका, छाया और जंगल। तो ये अज्ञेय के निबंध हो गए। अब हम बात करेंगे अज्ञेय ने कौन कौन सी जो है पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया या किस किस पत्र से जुड़े रहे। तो अज्ञेय जो है 1936 में एक पत्र निकलता था सैनिक, उससे अज्ञेय जुड़े रहे। और ये पत्र कहाँ से निकलता था, आगरा से निकलता था और आगरा से निकलने वाला ये साप्ताहिक पत्र था, उससे अज्ञेय कुछ दिन तक जुड़े रहे। विशाल भारत में भी अज्ञेय ने काम किया। प्रतीक पत्रिका में इन्होंने लंबे समय तक काम किया और ये जो इनकी पत्र था ये जो है प्रयोगवाद, ये इनका पत्र प्रयोगवाद और नई कविता का समर्थक पत्र था, समर्थक पत्र। बात समझ में आई। समर्थक पत्र ये जो है ये प्रतीक था, ये जो है प्रयोगवाद और नई कविता का समर्थक पत्र था। उसके बाद नया प्रतीक 1952 में, दिनमान में भी अज्ञेय ने काम किया 1964 में, और नवभारत टाइम्स में अज्ञेय ने 1977 में काम किया। अज्ञेय की जो डायरियां हैं उनमें से भवंती है, अंतरा है और शाश्वती है। ये जो है अज्ञेय की 3 डायरियां हैं। तो अज्ञेय के बारे में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी। और अज्ञेय के बारे में जितना कुछ इम्पॉर्टेंट था वो आपको जो है बता दिया गया है। अब आप जो है इस क्लास के नोट्स बनाइए और इनको जो है पढ़िए, इनको याद करिए और इनको रटिए। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।